हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम शेविंग फंक्शन और जो प्रोपेंसिटी टू शेव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज के हमारा जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो कि शेविंग जो बचत फलन है वो क्या है और जो बचत प्रवृत्ति है वो क्या है। तो आज के हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमें पता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है इनकम जनरेट करता है। अब एक व्यक्ति जो इनकम जनरेट करता है, उस इनकम से व्यक्ति जो है दो कार्य कर सकता है। या तो वो व्यक्ति अपनी जो उस इनकम है उस इनकम को उपभोग कर ले, या एक व्यक्ति जो है अपनी इनकम को बचत में कन्वर्ट कर सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम बचत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बचत क्या होती है? आय का वह हिस्सा जो एक व्यक्ति उपभोग में कन्वर्ट नहीं करता, या आय का वह हिस्सा जो एक व्यक्ति उपभोग पर व्यय नहीं करता, वो बचत कहलाती है। और उपभोग क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी आय में से अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं है या जो अन्य मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो कंजप्शन जो व्यय करता है उसको हम उपभोग कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो है अपनी आय को दो हिस्सों में बांटता है। अपनी आय का एक हिस्सा उपभोग करता है और आय का दूसरा हिस्सा बचत में चला जाता है। एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर अलग अलग होता है। यानी अगर एक व्यक्ति की इनकम का लेवल चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है एक व्यक्ति अपना उपभोग है उसका लेवल भी चेंज कर लेता है। तो आय के विभिन्न स्तरों पर जो संभावित उपभोग होता है उसको हम उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार से बचत प्रवृत्ति क्या होती है कि आय के जो अलग अलग स्तर होते हैं, आय के उन विभिन्न स्तरों पर एक व्यक्ति जितना बचत करने के लिए जो प्रेरित होता है या जितनी बचत करने की संभावना है उसको हम जो है बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको हम बचत फलन भी कहते हैं। तो बचत फलन या बचत प्रवृत्ति वह सिस्टम है जिसके अंदर एक व्यक्ति आय के अपने अलग अलग स्तरों के ऊपर जो है संभावित कितनी बचत करता है इसको बताता है। अब उपभोग प्रवृत्ति जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। दो प्रकार की होती है, एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसी प्रकार से जो बचत प्रवृत्ति है वो भी सेम दो प्रकार की होती है, एक तो औसत बचत प्रवृत्ति और दूसरा सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो अब हम बचत प्रवृत्ति को ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बचत क्या होती है कि एक व्यक्ति की आय का वह हिस्सा जो व्यय नहीं किया जाता, अपने पास में जो जिस मात्रा को मुद्रा की अपने पास में रखता है, मुद्रा की वही मात्रा जो बचत कहलाती है। तो ये शुरू से जो व्यक्ति की ह्यूमन नेचर रहा है या टेंडेंसी रही है कि जितनी भी व्यक्ति की इनकम होती है वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं करता, उसका एक हिस्सा वो अवश्य बचा करके रखता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, चाहे वो भविष्य को सुरक्षित करने की बात हो, चाहे अपना जो है कारोबार बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात हो। तो अनेक प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति जो होता है अपनी आय का एक हिस्सा बचा लेता है, और आय का जो हिस्सा बचाया जाता है उसी को हम बचत कहते हैं। अब बचत फलन या बचत प्रवृत्ति क्या होती है कि बचत जो होता है वो आय का फलन होता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति की जो बचत होती है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है, और आय और बचत के अंदर धनात्मक संबंध होता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जितनी ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा उसकी बचत की क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी, और अगर एक व्यक्ति की इनकम का लेवल कम है तो उस व्यक्ति की जो है बचत करने की क्षमता है वो भी कम होती है। तो इस प्रकार से बचत जो होती है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है, और आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर जो है व्यक्ति का जो बचत का स्तर संभावित होता है। यानी एक व्यक्ति आय के अलग अलग स्तरों के ऊपर कितनी बचत करने की संभावना रखता है उसी को ही हम जो है बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं। तो बचत प्रवृत्ति से अभिप्राय आय के जो अलग अलग लेवल है उन लेवल के ऊपर व्यक्ति जो है जितनी बचत करने की संभावना व्यक्त करता है या संभावना रखता है, या उसकी संभावित बचत का जो स्तर है उसको हम जो है बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसको अब एक टेबल के द्वारा देखते हैं। अपने सामने जो टेबल है जिसके अंदर पहले कॉलम के अंदर हमने जो है इनकम ली है। पहले इनकम 100 रुपये है। जब 100 रुपये है तो एक व्यक्ति जो है बचत करता है 20 रुपये की।
तो कुल, क्योंकि हमने पता है कि भी हम एक व्यक्ति की इनकम को जो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो बचत और दूसरा उपभोग। तो अगर 100 रुपये में से उसने 20 की बचत कर ली तो उसका कंजप्शन जो है ऑटोमेटिक 80 रुपये का बच जाएगा। जब व्यक्ति की इनकम बढ़ कर के 200 रुपये हो गई तो एक व्यक्ति 50 रुपये बचत करता है। जब 50 रुपये बचत करता है उसका कंजप्शन जो 150 रह जाता है। और जब एक व्यक्ति की इनकम बढ़ कर के 300 रुपये हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो 90 रुपये की शेविंग करता है। इस प्रकार से उसकी जो उपभोग है वो 210 का रह जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक व्यक्ति की बचत है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। और अगर बचत अधिक होगी तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम होगा, और अगर बचत कम होगी तो कंजप्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब बचत प्रवृत्ति के प्रकार, 2 प्रकार की होती है बचत प्रवृत्ति। पहली औसत बचत प्रवृत्ति जिसको हम एपीएस बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और दूसरा सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको हम एमपीएस बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले औसत बचत प्रवृत्ति वो क्या होती है? देखिए, किसी भी चीज़ का जो औसत होता है वो कुल जो हमारे पास में मात्रा है उसको हम इकाइयों से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुल जो मात्रा है वो बचत की होती है। कुल मात्रा जो किसकी है? बचत। और बचत जो होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? आय के स्तर पर निर्भर करती है। तो एक व्यक्ति की जो बचत औसत बचत प्रवृत्ति होती है वो आय के विशेष स्तर के ऊपर बचत तथा आय का अनुपात होता है। अर्थात अगर हम जितनी भी एक व्यक्ति एक विशेष आय के स्तर पर कुल सेविंग करता है, उस सेविंग को अगर हम कुल आय से भाग दे देंगे तो हमारे पास में जो है औसत बचत प्रवृत्ति आ जाएगी। ये देखिए आप फार्मूला, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। एपीएस यहाँ पर क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति है। एस यहाँ पर क्या है? टोटल सेविंग है। और वाई क्या है? यहाँ पर टोटल इनकम है। यानी एक विशेष आय के स्तर पर विशेष बचत का जो स्तर होता है, उन बचत और आय के स्तर का जो अनुपात है वही जो हमारे पास है औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। कीजर के अनुसार औसत बचत प्रवृत्ति बचत और प्रयोज्य आय का अनुपात है। प्रयोज्य आय कौन सी होती है? कि जब एक व्यक्ति के पास में कंज्यूम करने के लिए जो इनकम बच जाती है उसको हम जब प्रयोज्य आय कहते हैं। यानी एक व्यक्ति को जो टैक्स पे करना था, जो अन्य भुगतान करने थे, वो सारी की सारी जो है देनदारियाँ देने के बाद में एक व्यक्ति के पास में कंज्यूम करने के लिए जो इनकम बचती है उसको हम प्रयोज्य आय कहते हैं। तो कीजर ने क्या कहा है कि जो औसत बचत प्रवृत्ति है वो कुल बचत तथा प्रयोज्य आय का अनुपात है। इसके बाद हम एक टेबल के द्वारा देखते हैं। हमारे सामने ये टेबल है। अब देखिए, पहले जो है इनकम है 100 है, और इनकम के से जो 100 इनकम का लेवल है उस लेवल के ऊपर जो बचत है वो 20 की है। तो हमारे यहाँ पर जो है एपीएस का फार्मूला क्या है? सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग यहाँ पर 20 है, इनकम यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की जो बचत है, बचत प्रवृत्ति 0.2 है। यानी 20% व्यक्ति जो है अपनी इनकम का बचत करता है। इसी प्रकार से हम जो है बाकी भी देख सकते हैं। जब व्यक्ति की इनकम 200 रुपये है तो एक व्यक्ति जो 50 रुपये की बचत करता है तो औसत बचत क्या आ जाएगी? 50/200, 0.25। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति की इनकम 300 है तो एक 300 के आय के स्तर के ऊपर व्यक्ति जो है 100 रुपये की बचत करता है। तो ऐसे में इसका जो बचत का लेवल है वो जो है 100/300 यानी औसत बचत का लेवल आ जाएगा 0.33। तो इस प्रकार हम जो है औसत बचत आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास है कुल बचत है, कुल बचत को हम कुल आय से भाग दे देंगे। तो इसकी आप टेबल भी बना सकते हो। ओ एक्स के ऊपर आप जो इनकम का लेवल ले सकते हो और ओ वाई के ऊपर आप बचत का लेवल ले सकते हो। जहाँ पर बचत और इनकम के लेवल जो लेवल है वो जहाँ पर इसकी जो रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास में जो बचत का जो है वो डायग्राम आ जाएगा। तो आप इसका डायग्राम भी तैयार कर लेना। इसके बाद आता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, एमपीएस। आय के स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण जब बचत के स्तर में जो परिवर्तन होता है उन दोनों का जो अनुपात होता है वही जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। यानी एक व्यक्ति की जो है इनकम कांस्टेंट नहीं रहती है, एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम के कारण बचत में कितना परिवर्तन हुआ है, उन दोनों का अनुपात है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति है। अगर एक व्यक्ति की इनकम कम होती है तो इनकम के कम होने से उसकी बचत में जो कमी आती है उसके अंदर होने वाली कमी और बचत में आय में होने वाली जो कमी है उन दोनों का जो अनुपात होता है
वो जो है हमारे पास में सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। कहने का अभिप्राय है कि इनकम में चाहे कमी हो या वृद्धि हो, उसके परिणाम स्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है, उन दोनों का जो अनुपात है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। हमारे पास में फार्मूला है MPS यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस क्या है? डेल्टा का मतलब यहाँ पर चेंज है, सेविंग में परिवर्तन, यानी पिछले लेवल के मुकाबले वर्तमान लेवल के अंदर बचत में कितना परिवर्तन हुआ है, बटा डेल्टा वाई यानी आय में परिवर्तन, कि पिछले आय के लेवल के मुकाबले वर्तमान जो लेवल है उस लेवल में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, वही कीजर के अनुसार सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन और प्रयोज्य आय में परिवर्तन का अनुपात है। सिंपल सा अगर आपको सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा याद करनी है तो वही चीज़ होगी, बचत और प्रयोज्य आय, लेकिन इन दोनों में परिवर्तन आपको ऐड कर देना है। और अगर आप औसत बचत प्रवृत्ति करते हो कीजर के अनुसार तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि केवल कुल बचत और कुल जो आय है उसका, प्रयोज्य आय है उसका अनुपात है। तो यहाँ पर परिवर्तन दिखाया जा रहा है, परिवर्तन का अनुपात होगा, उसमें सीधा ही बचत और प्रयोज्य आय का अनुपात है। इस चीज़ को आप टेबल के द्वारा देखते हैं। जब इनकम का लेवल 100 है तो 100 लेवल के ऊपर बचत हमारी 20 है। तो क्योंकि इससे पहले हमें ना तो आय के लेवल का पता है और ना ही हमें बचत के लेवल का पता है, तो ऐसे में हम जो सीमांत जो बचत प्रवृत्ति है वो नहीं निकाल सकते। अब दूसरे लेवल के ऊपर आप देखिए, जब इनकम बढ़ करके 100 से 200 हो गई तो यानी आय में परिवर्तन कितना हुआ है? 100 पहले थी, अब 200 हो गई, तो आय में जो परिवर्तन हुआ है वो 100 रुपये का हुआ है। बचत में परिवर्तन आप देखिए कितने का हुआ है, पहले 20 थी, अब बचत बढ़ करके 50 हो गए, तो बचत में परिवर्तन कितना हुआ है? 30 का। तो फार्मूला क्या होता है? बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। तो बचत में परिवर्तन 30 बटा आय में परिवर्तन 100, तो ये 0.3 आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरे लेवल पर आप देखिए, इनकम बढ़ करके 200 से 300 हो जाती है। तो जब इनकम बढ़ करके 200 से 300 होती है तो आय में परिवर्तन कितना होता है? 300 माइनस 200 यानी 100 रुपये का परिवर्तन हुआ है। बचत में परिवर्तन कितना होता है? 100 माइनस 50 यानी 50 का जो बचत में परिवर्तन होता है। तो MPS कितनी हो जाएगी? 50 बटा 100 यानी 0.5। तो इस प्रकार हम जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, आय में होने वाला परिवर्तन और बचत में होने वाला परिवर्तन। अब आय में होने वाला परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? वर्तमान आय माइनस पिछले लेवल की आय। इसी प्रकार बचत में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? वर्तमान स्तर की बचत माइनस पिछले स्तर की बचत। तो इस प्रकार हम जो इनको निकाल करके आसानी से जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी भी आप जो है रेखा चित्र बना सकते हो। OX अक्ष के ऊपर हम इनकम लेंगे और OY के ऊपर हम बचत लेंगे, तो इनमें जो परिवर्तन होगा उसके द्वारा हम जो है रेखा चित्र भी बना सकते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का। नेक्स्ट इसके बाद है औसत उपभोग और औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? APC और APS में परिवर्तन जो क्या संबंध है वो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमें पता है कि इसके ये जो दोनों का जो संबंध होता है वो है औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति है, दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब इस चीज़ को हमें प्रूव करना है कि भी ये 1 के बराबर कैसे होता है, क्योंकि कुल इनकम को हमने 1 मान लिया। तो कुल इनकम में से औसत उसके 2 ही भाग होते हैं, या तो हम उसको खर्च कर ले, कंजप्शन कर दे, या उसको हम बचत कर ले। तो अगर खर्च ज़्यादा है तो बचत वाला हिस्सा कम हो जाएगा, अगर बचत वाला हिस्सा ज़्यादा है तो खर्च वाला हिस्सा कम हो जाएगा। इन दोनों का टोटल है वो हमेशा ही 1 रहेगा। तो इसको हम अब मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हमें पता है कुल आय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस एस। C यहाँ पर क्या है? कंजप्शन, और S क्या है? यहाँ पर सेविंग है। तो कुल आय है उसके या तो बचत कर ले या उसको हम कंजप्शन कर दे, दोनों का जोड़ इनकम के इक्वल होता है। अब आप देखिए दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैं, उनको हम y से भाग दे देते हैं। y से भाग देंगे तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा? y अपॉन वाई इक्वल टू C प्लस एस है, तो C बटा वाई प्लस एस बटा वाई, यानी हर एक जो अपने पास में या चर है उस चर को हम जो है वो y से भाग दे देते हैं। अब जब हम इसको y से भाग देते हैं तो आप देखिए C बटा वाई क्या होता है?
औसत उपभोग प्रवृत्ति, और एस बटा वाई क्या होता है, औसत बचत प्रवृत्ति। तो अब इनके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, सी बटा वाई के स्थान पर आप ए पी सी लिख सकते हैं, और एस बटा वाई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, ए पी एस। तो वाई से वाई बटा वाई है, वो वाई से वाई कैंसर हो गया, एक बच गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमने सी बटा वाई को हमने क्या लिख दिया, ए पी सी, प्लस एस बटा वाई को हमने क्या लिख दिया, ए पी एस, और वाई से वाई कैंसिल हो गया बराबर है एक। तो इस प्रकार हम इसको जो है मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। अब अगर हमें इनमें से कोई भी एक चीज की वैल्यू दे रखी है, ए पी सी की दे रखी हो चाहे ए पी एस की दे रखी हो, तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला क्या रहेगा, ए पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस ए पी सी, और ए पी सी इज इक्वल टू 1 माइनस ए पी एस। ठीक है, तो मैथमेटिकली हो जाएगा कि अगर आप ए पी एस निकाल रहे हो तो 1 माइनस ए पी सी इधर चला जाएगा, और अगर आप ए पी सी निकाल रहे हो तो 1 माइनस ए पी एस राइट साइड में आ जाएगा। क्लियर है ये। इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारे हम जिस संबंध को डिस्कस करेंगे वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशनशिप को देखेंगे। हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएच इज इक्वल टू 1, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति है, उन दोनों का जो जोड़ है वो एक के बराबर होता है। इसमें आप देखिए फिर से वही हमें पता है कि हमारी जो कुल इनकम है, कुल इनकम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सी प्लस एस में, या तो पीछे वाला ही है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंज दिखाई देगा वो यहाँ से शुरू होता है कि कुल आय में जो परिवर्तन होता है, या डेल्टा वाई इज इक्वल टू कि कुल आय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ परिवर्तन होगा उपभोग पे, यानी जिसको हम डेल्टा सी कहेंगे, प्लस कुछ परिवर्तन होगा बचत में जिसको हम डेल्टा एस कहेंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल ये देखा था कि भी आय जो होती है वो से कंजप्शन और बचत का जोड़ होती है। अब आय में जो होने परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में से कुछ हिस्सा चला जाएगा कंजप्शन में, यानी कुछ परिवर्तन कंजप्शन में होगा, प्लस कुछ परिवर्तन है वो शेविंग में होगा। अब दोनों तरफ अब की बार हम किससे डिवाइड करेंगे, अब की बार हम डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास में, डेल्टा वाई अपॉन वाई, क्योंकि पहले को डेल्टा वाई को हमने डेल्टा वाई से भाग दे दिया, दूसरा हमारे पास डेल्टा सी है उसको भी हमने डेल्टा वाई से भाग दे दिया प्लस का निशान, उसके बाद जो डेल्टा एस है उसको भी हमने जो है डेल्टा वाई से भाग दे दिया। तो अब इसके बाद ये क्या बनेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये किसके बराबर होता है, एम पी सी के इक्वल होता है। और दूसरा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये किसके इक्वल होता है, एम पी एस के इक्वल होता है। तो डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई की जगह पर क्या रख देंगे, एम पी सी, और डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई की जगह हम क्या रख देंगे, एम पी एस रख देंगे। और वाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो हमारे पास में जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन रखी थी वो हमारे पास में आ जाएगी। तो हम रिप्लेस कर देंगे इनको, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई के साथ में एम पी सी रिप्लेस कर देंगे, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के स्थान पर हम एम पी सी एस रख देंगे, और वाई से वाई कट जाएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इक्वेशन भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब आप देखिए अगर इनमें से हमारे पास में किसी भी एक की वैल्यू है तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं। एम पी सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम पी एस इस साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, और अगर हमें एम पी एस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इस साइड में जाकर के एम पी सी है वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ये एम पी सी और एम पी एस में जो रिलेशनशिप है वो भी प्रूव होता है। और इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।